नमस्कार बच्चों, द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है खिलजी साम्राज्यवाद, और उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का। आप सब ने पद्मिनी की कथा तो बच्चों सुनी होगी, अलाउद्दीन और पद्मिनी। तो हिंदी साहित्य में भी पद्मावत के तहत इसको पढ़ाया जाता है। तो वो तो साहित्य वालों ने एक विषय उठाया था, आज हम इसको ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी जो सल्तनतकालीन शासक थे, उनमें एक बहुत ही शक्तिशाली शासक माना गया है, जिसने एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में स्वयं को स्वयं को सम्राट घोषित किया, सुल्तान घोषित किया, लेकिन उसने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था। अब हम उसकी विजय अभियान को देखेंगे। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और चित्तौड़ को आक्रमण करके वहीं से ये पद्मिनी की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें एक विषय आता है, कई बार पूछा जाता है कि पद्मिनी की कथा की ऐतिहासिकता पर एक लेख लिखिए। वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। यहाँ पहले हम इसकी विजय अभियान देख रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसने किले पर अधिकार भी कर लिया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो अधिकतर आरपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है कि चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो ये वो समय है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर, खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। तो उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। उसके बाद 1305 ईस्वी में मालवा पर उसने विजय प्राप्त करी, और उसने मालवा पर विजय प्राप्त करने के लिए अराइन उल मुल्क को भेजा, जो उसका सेनापति था। उसने उसको सेनापति बनाकर उस अभियान के लिए भेजा। उत्तर विजय के बाद अलाउद्दीन ने फिर दक्षिण विजय का अभियान का मानस बनाया, और फिर उसने अपने दक्षिण अभियान शुरू किए। अब ये देखना जरूरी है कि यहाँ पर उसकी इस दक्षिण विजय अभियान का उद्देश्य क्या था। जो उस दक्षिण भारत की वो विजय करना चाहता था, तो बच्चों अलाउद्दीन का जो मूल उद्देश्य था दक्षिण भारत की विजय का, वो था वहाँ की जो संपत्ति थी उसको लूटना, और उसको इसके अलावा उन राज्यों को अपने अधीन करना, और साथ ही धन आर्थिक सहायता हमेशा बनी रहे या आर्थिक रूप से संपन्नता बनी रहे, तो उन राज्यों को अपने अधीन करके उनसे लगातार कर वसूल करना। तो उसकी दक्षिण विजय का मूल उद्देश्य रहा दक्षिण भारत की संपत्ति को लूटना। अब दक्षिण भारत में उसने अपना पहला अभियान किया था 1313 में तेलंगाना में। 1307 में उसने अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेजा। रामचंद्र देव से उनका युद्ध होता है, और उस युद्ध में रामचंद्र देव जो थे वो पराजित हुए। इसके पश्चात उसने देवगिरी अभियान किया। देवगिरी अभियान के लिए उसने 1309 में मलिक काफूर को तेलंगाना विजय के लिए भेजा, जहां प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण किया। वहाँ उन्होंने एक सोने की मूर्ति लगवाकर और फिर उसको मलिक काफूर को भेजा, जो इस बात का प्रतीक था कि मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि अलाउद्दीन ने कुछ प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ उपाय भी किए थे। तो बच्चों, शासक बनने के पश्चात अलाउद्दीन को महसूस हुआ कि जो शासन है उसमें लगातार कुछ ना कुछ विद्रोह होते रहते हैं। तो उसको लगा कि मैं ये पता लगाऊं कि ये विद्रोह क्यों होते हैं। जब उसने इस चीज़ का पता लगाने का प्रयास किया, तो उसके समझ में आया कि पहली चीज़ जो महसूस हुई, उसको लगा कि सुल्तान को अपनी प्रजा की गतिविधियों का ध्यान नहीं रहता है। सुल्तान को यही पता नहीं रहता है कि उसकी जनता में या उसकी प्रजा में कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। इसके अलावा उसने
राज्य के जो निवासी थे वो मद्यपान करते करते सल्तनत के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगते थे। तीसरा जो उसको लगा कि विद्रोह क्यों होते हैं, वो था अमीर सरदारों के मध्य ज़्यादा मेलजोल का मतलब होने के कारण उन्हें बगावत का अवसर मिल जाता है। और चौथी बात जो अलाउद्दीन खिलजी के समझ में आई या उसे लगा कि ये विद्रोह का कारण है, वो थी कि विद्रोहियों के पास धन की अधिकता रहती है, जिससे वो षड्यंत्र रचने की सोच भी सकते हैं। तो ये 4 बिंदु ऐसे थे जो अलाउद्दीन को लगा कि शायद इस वजह से राज्य में या सल्तनत में विद्रोह होते रहते हैं। अब उसने इन्हीं विद्रोह को देखते हुए उसने 4 अध्यादेश जारी किए अलाउद्दीन ने कि भाई ये जो विद्रोह होते हैं इनके उपाय के तौर पर उसने 4 अध्यादेश अपने राज्य में जारी किए। वो कौन कौन से हैं, जिसमें आप देखिएगा कि पहला था कि उसने एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत दान में दी गई भूमि, उपहार, पेंशन, ये सभी चीज़ें व्यक्तियों से छीन ली गई। और इस व्यवस्था के तहत अमीर सरदारों की लगभग समस्त संपत्तियों का उसने हस्तगत कर लिया। दूसरा अध्यादेश जो उसने जारी किया वो था एक कुशल गुप्तचर विभाग की उसने स्थापना की। उसने कहा कि हमारे पास एक अच्छी गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए जो लगातार ये मॉनिटरिंग करती रहे, लगातार ये देखती रहे कि राज्य में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं और उनमें से कौन कौन षड्यंत्रों में लिप्त है। इसके लिए उसने अमीर जो थे उनके दफ्तरों पर, उनके घरों में और राजनीति जो प्रांतीय प्रतिनिधि नियुक्त करते थे उनके यहाँ पर उसने अपने गुप्तचर नियुक्त किए, जिससे कि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। उसका नेक्स्ट अध्यादेश था कि उसने मद्यपान के सभी साधनों को निषिद्ध घोषित कर दिया। उसने कहा कि कोई भी मद्यपान नहीं करेगा। फिर चौथा अध्यादेश जो अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया वो था अमीरों एवं सरदारों के परस्पर मेलजोल पर प्रतिबंध रहेगा। वो आवश्यकता से अधिक मेलजोल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों, जब पहले समाज में ऐसा होता था, ये चीज़ जुडिशरी पे भी लागू होती थी पहले कि भाई पहले क्लब वगैरह में जजेस को ज्वाइन करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उनके निर्णय प्रभावित होते थे। तो ये तो मैंने एक आपको बताया। अब हम देखेंगे कि उसने आर्थिक क्षेत्र में क्या उपाय किए, जिसमें उसकी बाजार नियंत्रण नीति बहुत प्रमुख रूप से है। बाजार नियंत्रण नीति क्या थी? उसको अपनी विजय अभियानों के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक बड़ी सेना रखनी पड़ती थी और बड़ी सेना उसने रखी और उनको वेतन देना प्रारंभ किया। लेकिन वो बहुत अधिक खर्चा आता था, तो उसके दिमाग में आया कि इतना वेतन देने के स्थान पर हम अगर वस्तुओं के मूल्यों को कम कर दें तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। तो उसने सैनिक सामग्री जितनी भी थी या दैनिक उपभोग की जितनी भी वस्तुएं थी उनके मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी गई। इसके अलावा उसने गल्ले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय ए अदल तथा अन्य वस्तुओं के लिए भी पृथक से बाजार नियुक्त किए। उसने एक पंजीकृत व्यवस्था भी प्रारंभ की। इसके अलावा उसके और जो आर्थिक उपाय थे उनमें अपन क्या क्या देखते हैं कि उसने सभी भूमियों को हस्तगत कर लिया और सारी भूमियाँ उसने जिनमें और जितनी भी थी अलाउद्दीन ने उनमें उसने इनाम पेंशन के रूप में दिया गया था, वो सभी भूमियाँ ले ली। और नेक्स्ट उसका उपाय था जो अलाउद्दीन ने अपना अगला जो उसका उपाय था वो था उसने खराज जमा करने की दर आधा कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो खराज जमा किया जाता था उसकी दर आधा कर दी। फिर एक था भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से लगान वसूल किया जाने लगा। तो इस तरीके से उसने कुछ उपाय किए और मतलब दरों को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे कि सैनिकों को कम कीमत में दैनिक उपभोग की वस्तुएं और जो सैनिक साज सामान था, जो हथियार थे, उनको कम कीमत में मिलने लगे। तो ये उसकी बाजार नियंत्रण नीति थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। और परीक्षा में भी बच्चों इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति क्या थी।
इस पर प्रकाश डालिए। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर आप प्रकाश डालिए। हालांकि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें ये कथा ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं लगती है, और इसके ऐतिहासिक मतलब केवल हमें ये एक जो मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पद्मावत करके एक साहित्य की रचना की, नेचुरली इतिहास और साहित्य का परस्पर संबंध रहता है, और साहित्यकार इतिहास से अपने पात्र चुनते हैं और कथा चुनते हैं, बाद में फिर वो साहित्य की रचना करते हैं। तो यहाँ पर पद्मिनी की ऐतिहासिकता थोड़ी सी हमको संदिग्ध नज़र आती है और इसके ऐतिहासिक प्रामाणिकता हमको नहीं मिलती है। तो ये हमारा आज का विषय था जिस पर हमने अध्ययन किया। अब आप इस पर प्रश्न बनाइए, मैं आपको कुछ प्रश्न इस पर दूंगी जिनको हल करके आप डालिएगा। थैंक यू।